नमस्कार विद्यार्थियों, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। तो जैसा कि उम्मीद है कि हम ऑफलाइन क्लास कोरोना की वजह से नहीं ले रहे, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर कल वाली क्लास के अंदर हमने मौर्य काल को पूरा किया। आज हम शुरू कर रहे हैं शुंग काल। मौर्य काल के बाद में अपन के सिलेबस के अंदर है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कब की? ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धदत्त, अंतिम मौर्य शासक वृद्धदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धदत्त, जो कि एक सेना का निरीक्षण कर रहा था। तो उसी निरीक्षण के समय पुष्यमित्र शुंग ये वृद्धदत्त का सेनापति था। कौन था? सेनापति। इसने वृद्धदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व के अंदर की। तो मौर्य सम्राट वृद्धदत्त के बाद या वृद्धदत्त के काल में मौर्य शासकों की कमजोर शासन व्यवस्था के चलते और कमजोर नीति के चलते और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसके बाद में शुंग वंश के 10 शासकों ने, कितने शासक हुए? पुष्यमित्र शुंग के बाद में 10 शासक हुए। ने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अंतिम शासक का देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक का देवभूति, जिसकी हत्या करके संयुक्त ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो अंतिम शासक था देवभूति और प्रथम शासक थे पुष्यमित्र शुंग। तो अपने सिलेबस के अंदर पुष्यमित्र शुंग के बारे में अध्ययन करना है। तो ये हो गया पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग कौन था? इतिहासकार अलग नाम देते हैं, लेकिन अंतिम रूप से पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण। तो ये वंश ब्राह्मण वंश था। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, ये इसका परिचय हो गया कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कब की? 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धदत्त की हत्या करके। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण थे। और उसके शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। और उसके बीच में 10 शासकों ने 30 ईसा पूर्व तक 185 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का काल रहा। शुंग वंश का काल रहा। ये था शुंग वंश का सामान्य परिचय। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजनीतिक एकीकरण। अंतिम मौर्य शासकों के कमजोर होने की वजह से अनेक क्षेत्रों के अंदर प्रांतपति थे वो स्वतंत्र हो गए। तो इस स्वतंत्र एकीकरण के लिए पुष्यमित्र शुंग के सामने एक बड़ी विकट समस्या थी। तो इसके अंदर राजनीतिकरण के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अभियान किए। कितने अभियान? 2 अभियान किए।
दो अभियान। पहला अभियान था विद्रोह के खिलाफ, विद्रोह के खिलाफ। विद्रोह ये सुंग शासनकाल या सुंग राज्य क्षेत्र का दक्षिणी का भाग था, दक्षिणी दिशा के अंदर ये क्षेत्र था विद्रोह। बरार के पास नर्मदा नदी के तट पर राज्य के दक्षिणी सीमा पर था। कौन सीमा? दक्षिणी सीमा पर राज्य की दक्षिणी सीमा। विद्रोह का शासक था तो यज्ञसेन था। कौन था? यज्ञसेन। यज्ञसेन ने पुष्यमित्र सोम की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण पुष्यमित्र सोम ने विद्रोह के खिलाफ अभियान किया। कब किया? 184 ईसा पूर्व के अंदर यह अभियान किया। इस अभियान के अंदर यज्ञसेन इस युद्ध में पराजित होता है। यज्ञसेन पराजित होता है। उसके बाद में इस राज्य विद्रोह के दो भाग हो गए। कितने भाग कर दिए? दो भाग कर दिए। एक था पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग था जो कि यज्ञसेन को दे दिया या यज्ञसेन के अधीन आ गया पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भाग। और एक था पूर्वी भाग, इस विद्रोह का पूर्वी भाग था जो कि पुष्यमित्र सोम के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। अपने राज्य में सम्मिलित करने के उपरांत यहाँ माधव सेन को, किसको? माधव सेन को माधव सेन को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया या प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? माधव सेन को। तो ये राज्य पूरी भाग था जो पुष्यमित्र या सुंग राज्य के भाग हो गया और पश्चिमी भाग था जो कि यज्ञसेन के अधीन हो गया। तो पहला अभियान था जो विद्रोह के खिलाफ किया पुष्यमित्र सुंग ने। विद्रोह पर सुंग काल का दक्षिणी हिस्सा था, ये दक्षिणी राज्य का हिस्सा था। उसके बाद में दूसरा अभियान किया था यूनानी आक्रमण। ये पहला विद्रोह के खिलाफ दो आक्रमण हुए थे या दो अभियान किए थे। दूसरा था यूनानी आक्रमण या विदेशी सत्ता के खिलाफ। सुंग काल के अंदर अनेक यूनानी आक्रमण हुए थे। तो इनकी जानकारी, यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। कितने स्रोतों से? 3 स्रोतों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। पहली है कालिदास तरतर, कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र। दूसरा स्रोत है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। और तीसरा है गाग्री संहिता। मालविकाग्निमित्र के अनुसार यूनानी आक्रमण हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। यूनानी सेना और पुष्यमित्र सोम के पौत्र थे वसुमित्र। यूनानी सेना
एवं वसुमित्र के बीच में युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर। सिंधु नदी के इसमें यूनानी सेना पराजित हो जाती है। तो इसमें विजय हुई पुष्यमित्र संघ की, तो यूनानी सेना पराजित हुई। उसके बाद में दूसरा स्रोत है पतंजलि का महाभाष्य। इसके अनुसार यूनानी सेना मध्यमिका नगरी इसे बोलते हैं मध्यमिका नगरी, चित्तौड़गढ़ को, इसे चित्तौड़गढ़ को। महाभाष्य के अनुसार यूनानी सेना मध्यमिका नगरी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करती है, इस पर चित्तौड़गढ़ पर। उसके बाद में तीसरा स्रोत है गागरी संहिता। गागरी संहिता के अंदर युग पुराण है और युग पुराण, गागरी संहिता का भाग है युग पुराण। इसके अनुसार यूनानी सेना अवधिया, साकेत, पांसा और पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, उसे घेर लेती है। ये कौन कहता है? गागरी संहिता का युग पुराण कहता है कि यूनानी सेना अवधिया, साकेत, पांसा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर लेती है और इन राज्यों को घेर लेती है। तो ये यूनानी आक्रमण के 3 स्रोत थे। इन स्रोतों के बाद में इतिहासकार मानते हैं कि इन आक्रमण तो हुए, लेकिन इनका नेता कौन था? कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका नेता मिनांडर था और कुछ इतिहासकार इसे डेमिट्रियस को मानते हैं। अलग अलग भारतीय इतिहासकार थे वो मिनांडर को नेता मानते और यूनानी इतिहासकार डेमिट्रियस को इस आक्रमण का नेता मानते हैं। लेकिन उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में भारतीय इतिहासकार नगेंद्रनाथ घोष ने उनको 2 भागों में बांट दिया। बोलते हैं कि डेमिट्रियस का भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण हुआ तो उसका केंद्र था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला तक भारतीय। उसके बाद में भगुदर के आक्रमण हुआ और दूसरा आक्रमण था मिनांडर नेता था, मिनांडर ने आक्रमण किया था तो पाटलिपुत्र के ऊपर। और डेमिट्रियस इसने आक्रमण किया था, उसका केंद्र था तक्षशिला। तो ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 अभियान के नेता और वंचित थे। नगेंद्रनाथ घोष ने इन 2 भागों में बांट दिया। एक का नेता था डेमिट्रियस और दूसरा था मिनांडर। डेमिट्रियस ने आक्रमण किया था, वो आक्रमण तक्षशिला, कहां पर? तक्षशिला केंद्र था, तक्षशिला के अंदर। उसके बाद में यूनानी सेना सूरत,
हगलुकस के ऊपर आक्रमण किया। तो उनका केंद्र पश्चिमी यानी शुंग वंश का क्षेत्र था, जो पश्चिमी क्षेत्र था उसके खिलाफ था। और मीनांदर था उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। तो दो यूनानी आक्रमण हुए थे, दो नेता थे यूनानी आक्रमण के, एक तो डेमेट्रियस था, एक मीनांडर था। इन आक्रमण के बाद में पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार पड़ेंगे। कहां तक इनका साम्राज्य विस्तार था? साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के अंदर, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे, यहाँ पर राजधानी थी पाटलिपुत्र। उत्तर में हिमालय था, हिमालय पहाड़ से लेकर हिमालय पर्वतमाला से लेकर इधर पाटलिपुत्र ये राजधानी था। और कालिदास की मान्यता अग्निमित्र के अनुसार उत्तर पश्चिम सीमा सिंधु नदी का दक्षिणी तट। मान्यता अग्निमित्र के अनुसार और बौद्ध ग्रंथीय बदान के अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र सीमा थी सियालकोट तक। कहां पर? सियालकोट या सियालकोट साकेत। बौद्ध भिक्षु परमनाथ बोलते जालंधर तक थी, पंजाब के जालंधर क्षेत्र है। परमनाथ के अनुसार। और दक्षिणी क्षेत्र विद्रोह जो आक्रमण हुआ था ये किस जन के खिलाफ? इधर था नर्मदा नदी तक। यहां पर मालविका अग्निमित्र की 19 प्रतियां प्राप्त हुई थी। किसकी? मालविका अग्निमित्र की। कालिदास का मालविका अग्निमित्र उसकी 19 प्रतियां प्राप्त हुई। यहाँ पर इसका नर्मदा नदी तक शुंग वंश का शासन था। इधर था विदर्भ तक और उत्तर पश्चिम क्षेत्र मालविका अग्निमित्र के अनुसार सिंधु नदी का दक्षिणी तट तक था और परमनाथ बोलते एक जालंधर तक था। बौद्ध ग्रंथीय बदान के अनुसार सियालकोट तक उत्तर पश्चिम सीमा थी। और धनदेव का अभिलेख के अंदर अयोध्या का उल्लेख होना, तो अयोध्या इस क्षेत्र का भाग था। तो इधर पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ये था शुंग वंश का या पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के अंदर सिंधु नदी से लेकर इधर नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय और पूर्वी क्षेत्रों के पाटलिपुत्र और दक्षिणी के अंदर विदर्भ तक का संपूर्ण क्षेत्र पुष्यमित्र शुंग के अधीन था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार के बाद में शुंग वंश की धार्मिक शुंग वंश की धार्मिक या पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। धार्मिक नीति पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के अंदर शुंग वंश था तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण धर्म का उद्धार किया, संरक्षण माना गया है।
ब्राह्मण धर्म का रक्षक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। क्योंकि इनके शासनकाल के अंदर पतंजलि जैसे ब्राह्मण थे। कारण था पतंजलि का होना। दूसरा कारण था इसके पुष्यमित्र शुंग ने 2 वर्षों में यज्ञ किए। 2 वर्षों में यज्ञ किए। यज्ञों के अंदर पुरोहित के रूप में पतंजलि थे और राजपुरोहित के रूप में पतंजलि था। इनका राजपुरोहित के रूप में और ब्राह्मण धर्म के उद्धार के लिए अयोध्या का अभिलेख भी लिखवाया पुष्यमित्र शुंग ने। 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ दिए जाने के कारण यूनानी सेना से इनका युद्ध होता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ दिया। तो ब्राह्मण धर्म का उद्धार के रूप में उन्होंने पतंजलि राजपुरोहित थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए। विधिवेता के रूप में मनु का होना। मनु उनके शासनकाल में था। उसके बाद में संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन दिया उन्होंने। संस्कृत भाषा का और इसके साथ साथ वर्ण आश्रम व्यवस्था में विश्वास ये अनेक कारण साबित करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का रक्षक माना गया है। इसके बाद में कई अन्य इतिहासकार अन्य स्रोतों के अंदर बौद्ध धर्म के अनेक साहित्य थे जो कि मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट किया। पाटलिपुत्र के अंदर उसने उचित्रा विहार की उसने नष्ट किया और अशोक द्वारा बनाए हुए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे उनके अनुसार कहते हैं कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों का नष्ट किया। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि एक श्रमक का सिर लाकर रहेगा तो 1000 दिनार दिए जाएंगे। लेकिन उस समय दिनार जैसी कोई धातु थी नहीं, तो ये सब काल्पनिक भी हो सकती है। तो बौद्ध धर्म का रक्षण नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट किया, स्तूपों को नष्ट किया। अनेक कारण थे, इस आधार पर मानते हैं कि बौद्ध धर्म का रक्षक नहीं था। लेकिन अधिकतर साहित्य इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का रक्षक माना गया। उसे बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों का रक्षक माना गया है। तो ये थी पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। ब्राह्मण धर्म का विशेषकर वो रक्षक माना गया था। तो ये आपका टॉपिक अपना था पुष्यमित्र शुंग। मेन जानकारी इसके अंदर हमने देख ली थी। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य विस्तार, ये कौन था ब्राह्मण था, कब स्थापना की और इनकी धार्मिक नीति और कौन कौन से आक्रमण हुए, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक है, पुष्यमित्र शुंग लिखा हुआ है, तो पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन हो गया। धन्यवाद।